हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से बोर्ड में, नीट में, आईआईटी में सब जगह क्वेश्चन मिलते हैं और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। पहले हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी विल गो टू द प्रूफ एंड देन वी विल गो टू द गॉस थ्योरम एंड देन वी विल गो टू द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम। तो ये एक सीरीज़ है जिसमें टॉपिक वाइज सारे के सारे टॉपिक हमने डाले हुए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से, दैट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप ये जो बोर्ड देख रहे हैं इस टाइम, इस बोर्ड पर एक लाइट पड़ रही है और अगर मैं कहूँ कि वो लाइट नहीं वो फ्लक्स है, अगर मैं कहूँ कि वो लाइट नहीं वो फ्लक्स है, तो ये दो बातें हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स किसी भी सरफेस पर पड़ने वाले फील्ड को फ्लक्स कहते हैं। किसी भी सरफेस पर पड़ने वाले या गुजरने वाले फील्ड को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। मान लीजिए ये एक सरफेस बनाया मैंने, ये एक सरफेस बनाया और ये एरिया है ए, इसका एरिया है ए और ये ऐसे है, मतलब बोर्ड से ऐसे है, ये ऐसे। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अपने खुद के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात ध्यान रखना। यानी इस बोर्ड का जो एरिया है वो आपके ऐसे है, आपके लिए ऐसे है। तो मान लीजिए इसी सरफेस से गुजर गई परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसी सरफेस से गुजर गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास हुआ इस एरिया से, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई बात समझ में? क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम कह देते हैं फाई इक्वल होता है ई ए के। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे, लिखना चाहो तो लिख लो। न्यूटन हो पर कोलाम तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कोलाम। ठीक बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अभी हम क्या कहते हैं, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही और एरिया अब भी ऐसे कैसे ही है। कैसे? एरिया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई ऐसे। तो एरिया के दो कंपोनेंट होंगे। कितने? दो। ए कॉस थीटा, दैट इज इस डायरेक्शन में होगा ए कॉस थीटा, और एक परपेंडिकुलर होगा दैट इज ए साइन थीटा। ए साइन थीटा हमारे किसी काम का नहीं है, जो भी है वो ए कॉस थीटा है। तो हम लिख देते हैं फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया? यानी फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा और यूनिट साथ साथ चल रही हैं ताकि आपको याद हो जाए, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम। अब आप एक बात देखिए कि जो ई है और ये जो ए है दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, और जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में के साथ में उनका एंगल हो और वो भी कॉस के साथ हो, तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज डॉट प्रोडक्ट, दिस इज स्केलर प्रोडक्ट। सो फाई कैन बी रिटन एज ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कॉलम। ये हमारे पास इसका फार्मूला आ गया। ठीक, इसके हमारे पास तीन फार्मूले अब तक आ गए हैं। ठीक, अब मान लीजिए कि ई को वेक्टर फॉर्म में दिया है ई एक्स आई प्लस ई वाई जे प्लस ई जेड के, एंड ए को भी दे दिया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो अगर ये वेक्टर्स इस तरह दे दिए गए हैं तो और हमें डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो हमें मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों? अगर आपने इसको नोट करना ना किया हो तो नोट कर लें ताकि मुझे टॉपिक आगे बढ़ाने में आसानी हो। तो क्या होता है बच्चों? दैट बिकम
डॉट प्रोडक्ट में आई वाला कंपोनेंट आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला कंपोनेंट जे वाले के साथ, और के वाला के वाले के साथ लिखा जाता है। तो वी कैन राइट फाई, जो कि हमारा ई डॉट ए था, तो हमने डॉट प्रोडक्ट को खोल के लिखा, तो हमने कहा ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई प्लस ई जेड ए जेड, और इस तरह हमारी एक नई टर्म आ गई कि अगर हमें वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है, वेक्टर की फॉर्म में मिलता है हमें, तो हम क्या करेंगे ऐसे। चलो एक एग्जांपल करा देते हैं। फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाता है कि भाई ई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज़ 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कोलम, एंड ए जो है वो हमारा कितना है, मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर है, ठीक, सॉरी न्यूटन पर कोलम। तो हमसे पूछा जाता है अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो हमारा, अगर हमारा इनके बीच में एंगल हो जाता है 60 डिग्री, देन व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाई हम कहते हैं फाई इक्वल टू होता है ई ए कोस 60, तो ये हो जाएगा ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 10 और कोस 60 की वैल्यू 1/2, दैट इज़ बिकम 5 से 5 कट गया, तो दैट इज़ बिकम 25 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ओवर कोलम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल वाला क्या हुआ क्वेश्चन था। अगर हमें इसके बाद कोई पूछता है कि व्हाट इज़, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया जो कि वेक्टर फॉर्म में ही है और आपसे पूछता है व्हाट विल बी द फ्लक्स, तो आप क्या कहोगे भाई कि एक ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमें E इक्वल टू दिया है 2i प्लस 3j, और हमें A दिया है कितना 5j प्लस 6k, ठीक, और हमें पूछा है व्हाट इज़ दी फ्लक्स, तो हम कह देंगे फाई बराबर होता है ई एक्स ए एक्स। तो यहाँ पर ई एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ए एक्स की वैल्यू कितनी है 0, प्लस यहाँ तो आई का कंपोनेंट है ही नहीं कुछ भी, जे में ई जे ए जे, यानी ई जो है ई वाई, सॉरी ई वाई जो है हमारा कितना है 3, और यहाँ कितना है ए वाई 5 है। उसके बाद हमने कहा यहाँ पर जेड कंपोनेंट कितना है 0 मल्टीप्लाई बाई इसका कितना है 6, तो 3 5 जा कितना हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कोलम। ऐसे हम अभी बहुत सारे PYQs भी करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करेंगे, तो घबराओ मत। अभी हमें जो है हम आए थे अभी कहाँ तक डेरिवेशन में, हम आए थे अभी फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा तक, फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा तक आ गए थे। तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें केस बनते हैं 3, दैट इज केस 1। केस 1 कहता है कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं होगा, ये एरिया वेक्टर है जो कि अपने खुद के परपेंडिकुलर ऐसे है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज आल्सो पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। इसका मतलब ये है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है, 0 का एंगल है। सो वी से दैट फाई इक्वल हमारा हो गया, पहले लिखेंगे कोस 0 दैट इज 1 एंड फाई इज मैक्सिमम दैट इज ई ए। बात समझ में आई। अब हम कहते हैं कि हमारा सेकंड जो केस है, केस नंबर 2, एंड दैट इज कि अगर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं और एरिया ऐसे हो गया, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में एंगल बन गया 90 डिग्री का, तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो फाई भी कितना हो जाएगा ई ए कोस 0 दैट इज ई ए कोस 90 दैट इज 0। ये दो बातें समझ में आई आपको, दो केस समझ में आए। अभी एक केस और बाकी है, और उस केस को समझने के बाद हम जाएंगे फिर अगले टॉपिक पर, और इसके क्वेश्चन भी अटैच करने हैं अभी बहुत सारे हमें, क्योंकि मज़ा आ रहा है पूरा फिज़िक्स पढ़ाने में। होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। केस नंबर 3, एंड ये क्या है भाई,
कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए 180 डिग्री। 180 डिग्री कब होगी? मान लीजिए कि एक एरिया है और एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, हमने उधर वाला कंसिडर किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ जाती है इस डायरेक्शन में। तो अभी ए और ई के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज़ 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है, कोस 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज़ -1। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई इक्वल टू माइनस के ई ए। कैसे आया? चलो पहले मैं बता देता हूँ। ई ए कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1, दैट इज़ ये हो गया माइनस के ई ए। होप आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे। और इस तरीके से हमने क्या किया, अपने फ्लक्स के पूरे कंसेप्ट को समझ लिया। अभी हमें अगला कंसेप्ट करना है दैट इज़ गॉस थ्योरम। उस पर आइए आप और फ्लक्स को अच्छी तरह समझिए। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ सॉलिड एंगल